गर्मी में घमंडी जेठानी आई गरीब प्रेग्नेंट देवरानी के घर। अरे बहू, तुम क्या कर रही हो? मेरे लिए खाना ही बना दो। माँ जी, आपको दोपहर में खाना याद आ रहा है? अरे सुबह ही बोल देते तो क्या हो जाता। आपको पता है ना आजकल कितनी गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी रसोई में जाने का मन नहीं करता। अरे बहू, तू सुबह तो सुबह का ही खाना बनाएगी ना। अब दोपहर हो रही है तो क्या खाना बिल्कुल नहीं बनाएगी? सबको भूखा ही मार देगी। इतनी गर्मी में अगर मैं सुबह ही दोपहर का खाना बनाकर रख दूंगी तो कौन सी आफत हो जाएगी। हे भगवान, बड़ी बहू, तेरे अंदर तो बहुत ज्यादा आलस आता जा रहा है। पता नहीं तुम जैसे लोगों का क्या होगा। जवान होने के बाद भी तुम्हारा ये हाल है। तेजस्विनी खुद ही रसोई में जाती है और अपने लिए 2 रोटी और सब्जी बना लेती है, जिसके बाद वह अपना खाना खाने लगती है। ये क्या माँ जी, जब आप खाना बना ही रहे थे तो अपने साथ साथ मेरा भी बना लेते। जिसे भूख लगी है वो खुद अपने लिए खाना बना लेगा। गर्मी अगर तुझे लगती है तो हमें भी लगती है। तेजस्विनी की बात सुनकर राधिका मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वो अपने घर के आंगन में खड़ी होकर अपनी गरीब देवरानी के घर की तरफ झांक रही होती है। वैसे तो मैं अपनी देवरानी से बोलती चालती नहीं हूँ, लेकिन इतना तो हक बनता है कि देवरानी के घर पर अगर कुछ बना है तो उससे मांग लूं। तभी राधिका को मसाले में भुने हुए आलू की खुशबू आ जाती है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, चलो अपनी देवरानी के गरीब खाने में ही चलकर देखते हैं। राधिका ऐसा बोलते हुए अपनी देवरानी के घर पर आ जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी गरीब देवरानी मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाकर आलू की सब्जी बना रही है, तो वहीं उसके छोटे से घर में एसी वाले लोग एसी लगा रहे होते हैं। क्या बात है, कमाल ही हो गया। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ कि मेरी देवरानी के घर में एसी लग रहा है। तभी आराध्या राधिका की तरफ देख लेती है। अरे जेठानी जी, आप यहाँ? हाँ, क्या बनाया है तुमने? आज मैंने घर पर कुछ बनाया नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आकर पूछ लूं। अच्छा, मैं तो आलू बना रही हूँ। रुको जेठानी जी, अभी देती हूँ। आराध्या इतना कहकर एक बर्तन में सब्जी डालकर राधिका को देने लगती है। ये लो जेठानी जी। अच्छा सुनो, एक बात तो बताओ, कल तक तो तुम इतने फकीर थे, एक फूटी कौड़ी नहीं थी तुम्हारे पास, फिर ये घर पर एसी लगाने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? कहीं चोरी वोरी तो नहीं कर ली देवर जी ने? जेठानी जी, आप कैसी बातें कर रही हो? जेठानी जी, आपको क्या लगता है कि मेरे पति चोर हैं? अरे वो मेहनत के पैसे कमाते हैं। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से घर में बहुत गर्मी हो गई थी। मुझसे बिल्कुल भी रात को सोया नहीं जाता था। बस मेरी सुख सुविधा के लिए ही उन्होंने एसी लगवाने का सोचा। हमने इंस्टॉलेशन पर लिया है, हर महीने इसकी किस्त जाएगी उनकी सैलरी से। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि तुम्हारी इतनी कहाँ औकात। इतना बोलते बोलते राधिका चुप हो जाती है। क्या हुआ जेठानी जी, चुप क्यों हो गई आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम तो मेरी देवरानी हो। चलो अच्छी बात है कि तुम्हारे यहाँ एसी तो लग ही गया। और चिंता मत करो देवरानी जी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ी हूँ। जब भी मेरी मदद हो तो मुझे बुला लेना। राधिका इतना कहकर चली जाती है और राधिका के मन में एसी का विचार आता है और वह एसी के लिए अपनी सास और अपने पति से कहती है, माँ जी देखो ना, उस गरीब फकीर के घर पर एसी लग गया है और हमारे घर पर एक एसी तक नहीं है, यहाँ भी एसी लगवा दो। राधिका के इतना कहते ही उसका पति आनंद उससे कहता है, सही बोल रही हो, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं। उन लोगों ने तो इंस्टॉलेशन पर लगवाया है, लेकिन मेरे पास इंस्टॉलेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर हमें मिलेगा तो कैश पर, और कैश पर मैं एसी ले भी आऊं, फिर बाद में एसी का बिल। तुम्हें पता है ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हालांकि राधिका मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उसकी देवरानी उससे भी ज्यादा गरीब थी। फिर भी उन्होंने अपनी सुख सुविधा के लिए एसी लगवा लिया था। अब राधिका उस रात बहुत सोचती है, ऐसे तो मैं एसी का आनंद उठा नहीं पाऊंगी, लेकिन एक तरकीब है जिससे मैं एसी की ठंडी ठंडी हवाओं में सारा सारा दिन रह सकती हूँ। राधिका सुबह उठती है और अपना सामान पैक कर लेती है। अरे ये सामान किस लिए पैक किया है? अब क्या मायके जा रही हो? नहीं नहीं, अपनी देवरानी के घर जा रही हूँ। मेरी देवरानी 5वें महीने से गुजर रही है और इस वक्त उसे एक औरत का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। मैं उसके घर रहकर उसकी देख रेख करूंगी। मेरी देवरानी गरीब है तो क्या हुआ, इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है। राधिका इतना कहकर अपना सामान लेकर अपनी देवरानी के घर पहुंच जाती है। अरे जेठानी जी, आप यहाँ? मेरे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी देख रेख करने आई हूँ। अब से घर के सारे काम मैं करूंगी, तुम्हें किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। राधिका आराध्या से इतना कहते घर के अंदर आ जाती है। उनका छोटा सा घर भले ही देखने में गरीब था, लेकिन एसी की ठंडी हवा में उसे मजा भी आ रहा था। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है, यहाँ एसी की हवा में आनंद ही आनंद आ रहा है। लाओ जेठानी जी, मैं आपका बैग रख देती हूँ। आराध्या राधिका का बैग लेकर रख देती है। अब गरीब देवरानी के घर में बेड तो था नहीं, वहाँ सिर्फ चटाई बिछी थी। राधिका चटाई पर लेट जाती है। लेटे लेटे एसी में उसे नींद आ जाती है। अरे ये क्या, जेठानी जी तो सो गई।
लगता है थकी हुई होंगी, अपने घर पर भी काम करके आई होंगी ना, इसलिए। राधिका ऐसा सोचकर खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाकर जब वह खाना लेकर आती है तो खाने की खुशबू से राधिका की नींद खुल जाती है। अच्छा, क्या बनाया है तुमने? खुशबू तो अच्छी आ रही है। भरवा बैंगन बनाए हैं, आपको खाने हैं तो आपको भी परोस दूं? अरे देवरानी जी, ये भी कोई पूछने की बात है। चलो जल्दी से परोस दो, बहुत जोर से भूख लगी है। आराध्या राधिका को भरवा बैंगन दे देती है। इसके बाद खाना बनाते हुए आराध्या राधिका से कहती है, दीदी आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे इस वक्त में काम आ रही हो। खाना खाने के बाद आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देना, मेरे कपड़े गंदे हैं उन्हें धुलवा देना। हाँ हाँ जरूर। राधिका खाना खाने के बाद फिर से सो जाती है। एसी की हवा में उसे किसी भी काम को हाथ लगाने का मन ही नहीं करता। ये देख बेचारी आराध्या सारे काम खुद ही करने लगती है। घर के काम से लेकर खाना बनाना और कपड़े धोना भी आराध्या खुद ही करती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीतने लगते हैं और अब राधिका बहुत ज्यादा आलसी हो जाती है। उसका एसी के कमरे से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। जब से मेरी जेठानी इस घर के अंदर आई हैं, बस पड़ी ही रहती हैं, अभी तक एक काम को हाथ तक नहीं लगाया होगा। हे भगवान, मुझसे काम हो ही नहीं पा रहा, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगी तो ये काम कैसे होगा। आराध्या अपने 9वें महीने पर भी घर के सारे काम और सब कुछ कर रही होती है। इसी दौरान उसे लेबर पेन शुरू होता है, जिसके चलते उसका पति विशाल उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है, जहां उसकी जेठानी राधिका भी होती है। जब वह अपनी डिलीवरी के लिए जाती है तो उसकी डिलीवरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। जब डॉक्टर ओपीडी से बाहर आते हैं, वो राधिका से कहते हैं, घर के ज्यादा काम करने की वजह से और भागदौड़ ज्यादा करने से बच्चा पेट के अंदर ही घूम गया है और वो सीधा भी नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही रहा तो डिलीवरी करने में बहुत परेशानी होगी। हो सकता है हमें ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन इससे माँ या बच्चे की जान को खतरा है। ये सुनते ही विशाल फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लो और मेरे बच्चे को भी। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा पैसा लगेगा। ये सुनकर विशाल हैरान रह जाता है तो कहीं न कहीं राधिका को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मेरी देवरानी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने उसकी जरा भी देखरेख नहीं की। वो बेचारी कितना काम करती थी और मैं बस उसके घर में एसी का आनंद ही उठाती रही। राधिका रोते हुए अपने पिता से कुछ पैसे मंगवा लेती है और अस्पताल में जमा कर देती है, जिसके बाद डॉक्टर आराध्या का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन द्वारा वह बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ आराध्या भी बच जाती है। माँ और बच्चा दोनों ठीक है, लेकिन माँ का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना। इस बार मैं अपनी देवरानी का इतना अच्छे से ख्याल रखूंगी कि अपनी पिछली की गई गलती को सुधार सकूं। इस तरह राधिका 2 से 3 दिन बाद आराध्या और उसके बच्चे को डिस्चार्ज करवा कर घर ले आती है और वह उसकी बहुत अच्छे से देखरेख करती है, जिसके चलते कुछ ही समय बाद आराध्या बिल्कुल ठीक हो जाती है और राधिका वापस अपने घर जाकर खुशी खुशी रहने लगती है।